नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपसे कह रहे हैं कि सेहत का खजाना, न्यूट्रिशन वाला खाना। देखिए, सितंबर का जो पहला हफ्ता होता है वो देश में न्यूट्रिशन वीक के तौर पे मनाया जाता है। अब न्यूट्रिशन तो वैसे बहुत वाइड सा टर्म है, लेकिन आज की तारीख में, आज के माहौल में अगर हम देखें तो क्या हम लोग जिन्हें लगता है कि वो एक अच्छा खाना खाते हैं, एक बढ़िया खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन क्या आपकी डाइट में वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं? क्या आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट है? और यकीन मानिए कि इन दिनों आपकी ज़िंदगी में जो कुछ घट रहा है ना, उसका 90% खाने पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा खाना इतना ज़्यादा बदल गया है। हम बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हम बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में हमारी बॉडी, हमारे दिमाग, तन मन के लिए अच्छी है? और तन मन के लिए अच्छी है तभी धन की भी प्राप्ति होगी। तो बहुत लंबा पूरा गणित है। आज इसी पे बात करेंगे कि ऐसा क्या खाना है, और सिर्फ खाना नहीं कि अच्छा खाना आ गया, क्या वो सच में आपको एब्जॉर्ब होता है, आपके तन को लगता है, उसके फायदे आपको मिलते हैं? बात थोड़ी लंबी जाती है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको कुछ एसेंशियल चीज़ें बता दूं कि क्या आज हम फोकस करने वाले हैं। तो सितंबर का पहला हफ्ता, जैसे मैंने कहा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक है। अच्छा मौका है बात करें न्यूट्रिशन पर, डाइट पर, खाने पर। बैलेंस डाइट, एक्टिव लाइफ, ये इसका उद्देश्य है। स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने की बात है, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक है। और पोषण से भरपूर खाने के लिए जागरूकता बढ़ाने की बात है। तो पहले कुपोषण की बात होती थी हमारे देश में कि लोगों को ढंग से खाना मिलता नहीं है, कुपोषण का वो शिकार रहते हैं। लेकिन अब तो ये हो गया कि भाई आप अच्छा खाना खा रहे हैं, बड़ा खाना खा रहे हैं, बेहतरीन खाना खा रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा करके खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या आप कचरा खा रहे हैं? डोंट नो। तो आज बात इसी न्यूट्रिशन पे होने वाली है। हमारे साथ है न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट मोहिता मैस्करेनस और न्यूट्रिशनल कोच विनीता शर्मा। तो शिखा जी, आप मुस्कुरा रही हैं, और पहला सवाल मैं आपके पास ही लेकर आ रहा हूं कि इन दिनों देखिए, एक समय था जब हम कुपोषण की बात करते थे, तब जागरूकता इस बारे में होती थी कि बहुत सारे बड़े तबके को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। अब यह है कि शायद वैसा तबका अभी भी एग्जिस्ट करता हो, उनके लिए तो प्रयास जारी हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका जो अच्छा खाना अफोर्ड कर सकता है, वो ज्यादा पैसा खर्चा करके कचरा खा रहा है। क्या मैं सही हूं? आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो डायबिटीज की स्थिति है इंडिया में, इंडिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड का कैपिटल हो गया है डायबिटीज में। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज रहते हैं, और अनुमान ये है कि हर चौथे इंसान को ब्लड प्रेशर है। और काफी कम लोगों को अभी तक डायग्नोस हुआ है, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं कराते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर आप ओबेसिटी की बात करें तो बच्चों में बहुत तेजी से ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रही है। जहां तक आप बात करें कि हेल्थ प्रॉब्लम्स की इन टर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल इंडिया में, जबकि इंडिया में ऑयल कंजम्पशन शायद उतना नहीं होगा, या मतलब फैटी फूड उतना हम नहीं खाते हैं, मगर फिर भी हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। अपनी तरफ से हम खा रहे हैं, मगर गलत चॉइस या गलत तरह का खाना खा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इशारा सब लोग समझ गए, मुझे बताना नहीं कि गलत में क्या गलत खा रहे हैं। ढेर सारा ऐसा प्रिजर्वेटिव वाला खाना, ढेर सारा पैकेज फूड, ढेर सारा बाहर का खाना जिसमें आप बहुत सारी वैरायटी चखने की कोशिश करते हैं। तो विनीत, मुझे ये बताइए, अब मैं तो सीधा पॉइंट पे आता हूं क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, बातें बहुत सारी करनी है हमें, कि जो आप घर पे खाना खाते हैं, मैं प्योरली घर के खाने की बात करूंगा, उसमें भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के खाने में बैलेंस नहीं रहता। या तो कार्बोहाइड्रेट से ही भरा हुआ रहता है पूरा खाना, प्रोटीन नाम मात्र के रहते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके साथ तो समस्या और ज़्यादा है। थोड़ा मुझे टिपिकली बताइए कि खाना बैलेंस आप किसको कहेंगे, कैसे देखेंगे कि मेरी थाली जो है वो राइट थाली है? ये सवाल मुझसे है? हाँ जी, आपसे। हाँ जी। देखिए, खाने पहले तो मैं थोड़े से डेटा की बात आपसे करूंगा। जैसा कि शिखा जी ने भी बताया कि 4 में से 1 इंडियन को बेसिकली आज ओबेसिटी और ओवरवेट की प्रॉब्लम है, और इंडिया अभी एक डायबिटीज कैपिटल ही बन चुका है, ऑलमोस्ट लाइक अनऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है फूड मार्केटिंग की और जंक और प्रोसेस फूड की। और ये ट्रेंड आजकल इतना हो चुका है कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, फूड मार्केटिंग जो है बेसिकली आज वो टीवी पर जो एड्स दिखाए जाते हैं, प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम देखते हैं हेल्दी और नेचुरल ऊपर लिखा हुआ है, बट बहुत कम लोग हैं जो
बेसिकली उस पैकेट के पीछे जो इंग्रेडिएंट है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है कि जो भी फेस्टिवल, जो भी मेजर सेलिब्रेशंस आते हैं, आप देखिए चाहे ये महीने की फेस्टिवल आप देख लीजिए या फिर दिवाली, न्यू ईयर, हर फेस्टिवल पे जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड की भरमार है। और यही आप देखेंगे मतलब आज से 50 से 60 साल पहले तक, जबकि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड की मार्केटिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कैंसर ये सुनने में भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज की बात देखिए ऑलमोस्ट हर घर में आपको पेशेंट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम फूड से पहले हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। जो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, 90% स्टूडेंट्स पानी नहीं पीते हैं, हालांकि उनको ये सब पता है कि पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी कैसे पिया जाए और कब पिया जाए इसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन है नहीं। तो पानी पीने की स्पेसिफिक विंडोज हैं। जब आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं तब आप पानी पीजिए। जो आपके बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेगा। फिर जो एक हमारे स्नैकिंग टाइम होते हैं, चाहे बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का एक स्नैकिंग टाइम होता है, या लंच से जो शाम का डिनर होता है उसके बीच का 4 से 6 का जो टाइम हम बोलते हैं, वो एक ऐसा टाइम है जब हमें ये देखना है कि क्या हम भूखे हैं या फिर हम प्यासे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमने देखा है उनका पानी का कंजप्शन बहुत कम होता है, 1 या 2 गिलास पानी पी पाते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हमें चाहिए वो पानी का कंजप्शन हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, और पानी की बात हो गई, मैं आऊंगा आपके पास। तो शिखा जी, मेरा सवाल थोड़ा अनुत्तरित रह गया कि मैं अपनी थाली में क्या देखूं। आपकी थाली में 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले है फ्रेश सैलेड, यानी सैलेड आपकी थाली में होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स होने चाहिए। आपकी थाली में फ्रूट होना चाहिए। आपकी थाली में कोई ना कोई सुपर फूड होना चाहिए, चाहे वो आप उसको स्प्राउट्स कहें या आंवला कहें, या कितने तरीके आजकल सुपर फूड्स अवेलेबल हैं। आपकी थाली में अनप्रोसेस्ड अनाज होना चाहिए, यानी व्हाइट राइस की बात नहीं हो रही है, अनप्रोसेस्ड हो तो या तो ब्राउन राइस हो या जैसे ज्वार है, बाजरा है, वो आपकी थाली में होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आपकी थाली में वेजिटेरियंस में मूंगफली हो सकती है, पनीर हो सकता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश है, एग है। इसके साथ साथ हरी चटनी जो हमारे एक पारंपरिक थाली में होती थी, वो एक्चुअली आप देखिए उसमें स्पाइसेस हैं जो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, और उसके अंदर एंजाइम्स हैं। उसके अंदर जैसे कि मिंट है, उसके अंदर वो सारे डाइजेस्टिव होते थे और उसपे एंजाइम्स होते थे आपकी गट हेल्थ के लिए, उसको प्रॉपर रखने के लिए। तो जब ये सारी चीजें आपकी थाली में रहेंगी तभी उसको हम एक तरह से बैलेंस मानेंगे। जी, तो विनीत, एक प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे आप, इनफैक्ट अब तो पहले तो ये कहा जाता था कि बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके खाने में प्रोटीन की कमी नहीं, लेकिन अब तो उन लोगों के भी मैं देखता हूं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनका भी प्रोटीन का जब चेक होता है तो पता चलता है प्रोटीन इनके अंदर इनएफिशिएंट है। तो कैसे हम अपनी डाइट में प्रोटीन के हिस्से को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारी पूरी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें मिलते हैं, और वही है जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर जो डाइट से वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ झुकी रहती है। तो देखिए 2 पॉइंट मैं इसमें आपको शेयर करना चाहूंगा। पहले थाली में हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है फूड सीक्वेंसिंग, जिसमें हम बोलते हैं कि खाने में पहले हम क्या खाएं। जब भी थाली की आप शुरुआत करें, पहले कोशिश करें खूब सारा सलाद, सूप या कोई भी फॉर्मेट में वेजिटेबल खाएं, जिसको हम बोलते हैं फूड सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल। और जहां तक हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन के आजकल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे जो इजीली अवेलेबल ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने घर में स्प्राउट्स भिगो सकते हैं। जब भी जो चीजें अंकुरित होती हैं, जैसे अंकुरित मूंग हो गए, अंकुरित चने हो गए, सबसे इजीली अवेलेबल आपके घर में प्रोटीन आपको मिल सकता है। रात को आप उनको पानी में भिगो दीजिए, मॉर्निंग में जब वो स्प्राउट हो जाए, जनरली स्प्राउट होने में 2-3-4 दिन का टाइम लगता है। ये एक ऐसा तरीका है जो गरीब से गरीब आदमी भी खुद के लिए बेसिकली अफोर्ड कर सकता है ना। तो प्रोटीन का जहां तक बात है, आप दालें खा सकते हैं, आप मूंग खा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि वो चीजें अंकुरित हो जाएं। जितना ज्यादा वो स्प्राउट होंगी, जितना ज्यादा अंकुरित बेसिकली होंगी, वो आपको उतना ही फायदा करेंगी। दूसरी चीज ये भी है, नट्स भी बेसिकली बादाम हुआ, बादाम को आप पानी में भिगो सकते हैं। सोक्ड बादाम जो होते हैं वो मॉर्निंग में आप खा सकते हैं। तो नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, चिकपीस हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो एक गरीब से गरीब आदमी भी अपनी डाइट में
आराम ठीक से। है। एक इम्पॉर्टेंट बात शिखा मैम यहाँ पर है, वो है फैट्स को लेकर, वसा या चिकनाई जो भी कहें, घी और तेल। अब हम सुनते हैं कि वो जरूरी भी हैं, और अगर वो एक लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर वो दूसरी तरह की दिक्कत भी पैदा करते हैं। तो उनके लिए सही सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जो लुब्रिकेंट्स हैं, ये जो ऑयल्स हैं, नट्स हैं, इसकी तीन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है डाइवर्सिटी। आपको अलग अलग तरीके की ऑयल्स एंड घीज खाने हैं, जैसे कि कभी घी खा लिया, कभी मूंगफली का तेल, कभी सरसों का तेल। तो जब ये वैरायटी होती है, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स अलग अलग तरीके के आपको मिलते हैं, और वो आपके शरीर के लिए सारे एसेंशियल फैट्स इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कहा डाइवर्सिटी। सेकेंड थिंग इज क्वांटिटी। अगर आप बहुत सारा घी और तेल खाएंगे तो वो अच्छी चीज बुरी हो जाएगी, वो आपको हार्म करेगी। तो यानी 20 ग्राम्स पर पर्सन पर डे, यानी 20 ग्राम पर पर्सन पर डे ही आप उस लिमिट में आप रहें। तीसरी चीज है रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, एंड किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। अगर आप उसे डीप फ्राई करके खा रहे हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा रिफाइंड ऑयल जो कमर्शियली अवेलेबल होता है सिर्फ वो खा रहे हैं, और डाइवर्सिटी नट्स एंड ऑयल सीड्स, बादाम, अखरोट, और जो जिसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं, कच्ची घानी का ऑयल है, वो नहीं ले रहे हैं, तो भी आपकी डाइट में इम्बैलेंस होगा। यानी जैसे रिफाइंड आटा खराब है, वैसे रिफाइंड तेल भी खराब है, क्योंकि उसमें भी काफी केमिकल्स। शिखा जी के साथ कुछ ऑडियो का कनेक्शन शायद हमारा टूटा। विल ट्राई टू कनेक्ट। विनीत, मुझे बताइए, जैसे शिखा जी ने कच्ची कहानी का नाम लिया, देखिए आजकल तो हर चीज प्रोसेस फॉर्म में आपके पास है, तो जो तेल है वो भी सारे रिफाइंड आ रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि क्या रिफाइंड की जगह आपको ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल वो भी अवेलेबल हो चले हैं, वो यूज करने चाहिए? आटा फॉर एग्जाम्पल, आजकल मुझे लगता है शहरी जो इलाके हैं वहां तो लोगों ने आटा पिसाना भी छोड़ दिया है, चक्कियां भी गायब हो गई हैं। लेकिन क्या जो आटा बाजार में पिसा पिसाया मिलता है वो अच्छा हेल्थ के लिए है? उसमें मैंने सुना है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब ये बातों के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन बीइंग ए हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप हमें बताएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड बेसिकली करता हूँ कि कोशिश कीजिए होल ग्रेन्स का आप ज्यादा यूज करें बजाय आटे की। बिकॉज मोस्टली होता क्या है कि जो भी कमर्शियल आटा आप देखते हैं उसमें जब वो उस चीज को रिफाइन किया जाता है, और उसमें जो चोकर होता है, सबसे ज्यादा फाइबर जो हमें होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए सबसे पहले कि यदि आप अपनी डाइट में, जैसे हमने थाली की बात की, यदि आप होल ग्रेन्स ले पाए और होल ग्रेन्स की वैरायटी ले पाए, चाहे फिर वो दलिया। विनीत जी, अब रोटी बहुत मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं या तो बड़ा स्टेपल सा फूड है, वो कैसे होल ग्रेन एक आध दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या रोज रोटी और इन चीजों से उसको रिप्लेस कर सकते हैं? होल ग्रेन्स की बहुत सारी वैरायटीज है। होल ग्रेन्स का मतलब ये नहीं है कि केवल एक आपको गेहूं खाना है, बाजरा, कीनवा, बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। यदि आपको आटा खाना है, मैं रिकमेंड ये करूंगा, बाहर के प्रोसेस्ड रिफाइंड जो एक आटा होता है उस पर ना जाएं। कोशिश करें उसका लेबल पढ़ने की कि उस आटे में क्या क्या है। हाँ, अगर अपने घर के आसपास कोई चक्की ढूंढ सके तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, जहां आप उसे पिसवा ले। बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है और आजकल लोगों को कन्वीनियंस बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन यदि है कि आप होल ग्रेन्स लेके आए और आपके सामने पिस रहा है और उसमें से फाइबर या चोकर को अलग नहीं किया जा रहा है, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। और जहां तक हो सकता है कोशिश कीजिए कि होल ग्रेन्स ही आप यदि खा लें, जिससे कि जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में ज्यादा जाए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारी जो तीसरी मेहमान है मोहिता जी, थोड़ी लेट हुई लेकिन जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हमारा फोकस जो होगा ब्रेक के बाद ये कि चलिए हमने ये तो बता दिया आपको कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है, क्या करना है, कैसे खाना है, लेकिन कई बार दिक्कत ये होती है कि आप अच्छा खाना खाएं पर वो तन को नहीं लगता, उसका फायदा आपको नहीं मिलता। तो क्या कोई तरीके हैं कि आप वो तरीका अपनाएं तो वो जो गेन है आपको उस अच्छे खाने का वो मिले, आपकी बॉडी उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या कोई चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं? उस पर फोकस होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात हो रही है खान पान की कि कैसे आप अपने खाने को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, क्योंकि आप खाते हैं बहुत कुछ, अच्छा खासा पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन आपका खाना फुल ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। और तमाम बीमारियों का गढ़ जो हिंदुस्तान इस समय बनता जा रहा है, उसकी एकमात्र वजह ये खाना ही है। चलिए फटाफट बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मोहिता जी भी आ गई हमारे साथ। तो मोहिता मैम, जो ब्रेक से पहले मैंने कहा खाने पे बातचीत हो गई, लेकिन एक बड़ा इशू कई बार ये रहता है कि आप अच्छा खा तो रहे हैं लेकिन वो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता सही तरीके से। क्या करें
कि वो खाना आपको लगे भी? क्या उसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं? लाइफस्टाइल अपना मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेज करना आई थिंक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो योगा करे, मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे रेगुलरली, और खाना जो खाए जो आपको सूट करता है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए। मेक श्योर कि आपकी डाइट पे फाइबर ज्यादा हो, एडिक्वेट फाइबर हो, राइट? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिखा जी, यहाँ मेरा सवाल, क्योंकि देखिए इन दिनों दौड़ भाग वाली जिंदगी है, लोगों के पास टाइम थोड़ा कम रहता है, या वो इतने इंगेज हैं कि शायद वो, अब आधे लोग तो इन दिनों जो मैं देखता हूं, आई एम सॉरी टू से, शायद किसी को ऑफेंड नहीं करना है, लेकिन वो फोन या टीवी के साथ ही खाना खाते हैं, तो ध्यान तो कहीं और रहता है। क्या हम अनफोकस होके खाना खाएं या ढंग से उसे चबाएं ना, जो 32 बार या 24 बार कितना कहा जाता है, उसका फर्क पड़ता है? वहीं से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आई थिंक शुरू हो जाती है और वहीं से गड़बड़ भी शुरू होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 3 चीजें हैं जिसकी वजह से खाना ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होता। पहला होता है कि आपकी जो गट है, यानी गट बायोम आपका बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है, बिकॉज ऑफ जंक ईटिंग या जो भी कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेस ईटिंग, यानी अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आप खाना खा रहे हैं तो आपकी जो अंतड़ियां हैं, उसमें जो ब्लड सप्लाई है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है। और तीसरा है अनकॉन्शियस ईटिंग, यानी आप कुछ और कर रहे हैं और खा रहे हैं, चाहे जैसे टीवी देख रहे हैं और आप खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और साथ साथ में खा रहे हैं, तो यानी यू आर नॉट कॉन्शियस कि आप खा क्या रहे हैं। इसका मैं एक सीधा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो जिम के ट्रेनर हैं आपको कहेंगे फोकस ऑन द मसल, फोकस ऑन द मसल। उससे जब आप उनसे पूछे क्यों, तो कहते हैं कि जब आप फोकस करते हैं किसी चीज पे, तो उस चीज का जो ब्लड सप्लाई है, उस चीज का जो पूरी एनर्जी है, वो इंप्रूव होती है। इसी तरीके से जब आप कॉन्शियस ईटिंग करते हैं तो वो आपकी शरीर को लगता भी बेटर है। सो यानी एक तो फिजिकल रीजन है गट बायोम, दूसरा मेंटल इमोशनल रीजन है, और तीसरा इज प्योर कॉन्शियसनेस। जी, तो ये 3-4 चीजें जो बताई मैम ने, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो वो खाना जो आप हेल्दी मान के खा रहे हैं वो आपके काम भी आएगा, नहीं तो फिर वो शायद एक रास्ते आपके शरीर में जाएगा, दूसरे रास्ते निकल जाएगा और उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मोहिता मैम, एक और चीज है कि बहुत सारे लोगों में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, अब कई बार तो आप डाइट से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार सप्लीमेंट्स की भी बात होती है, तो क्या सप्लीमेंट के थ्रू ये न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना एक अच्छा उपाय है? किस तरह के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं या एट ऑल नहीं लेने चाहिए? एक्चुअली कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपना रूटीनली साल में एटलीस्ट एक बार ब्लड चेकअप जरूर कराएं, राइट? अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिलती हैं तो उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट लें, बिना डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के कंसल्ट किए बिना ना लें। पर क्या सप्लीमेंट्स हैं जो आप कहती हैं कि लिए जा सकते हैं? जैसे इन दिनों हम सुनते हैं कि प्रोटीन का ही ले लीजिए, पहले तो वे प्रोटीन और इस तरह की चीजों की बात होती थी, लेकिन आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन आने लगे हैं। आर दे सेफ? बोथ आर ओके, डिपेंड करता है कि आप क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं। कई लोग को प्लांट प्रोटीन ज्यादा सूट करता है और कई लोग वे भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर प्रोटीन लेने से पहले फोकस करें कि आप अपने खाने से ज्यादा प्रोटीन खाएं और प्रोटीन को सप्लीमेंट की तरह ही ट्रीट करें। जी, ठीक है। प्रोटीन पाउडर को, राइट। विनीत, शुरू में आपने पानी पर फोकस किया था। अब पानी अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हाइड्रेट रहना जरूरी है, और वो जो मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा था वहां पर पानी भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं, हम कहेंगे कि वैसा तो ना करें, लेकिन कितना पानी किसी के लिए पर्याप्त, और खासतौर पे इसे मैं जब बात देखूं खाने के डाइजेशन से रिलेटेड और खाने के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड? बहुत अच्छा सवाल है विपिन, और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा पानी कब नहीं पीना है, बिकॉज लोगों को लगता है पानी पीना है तो कभी भी पानी पीना है। तो सबसे पहले डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होती है, खाने के बीच में और खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना है। वो इसलिए क्योंकि यदि उस समय यदि आपने पानी पिया तो जो स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो सबसे पहले पानी आपको कब नहीं पीना है, खाने के बीच में और खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना है। यदि पिएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। पानी कब पीना है, 4 विंडोज हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब चाय कॉफी ये सब पीने से पहले आपको पानी जरूर पीना है, 2-3 ग्लास। दूसरी विंडो है ब्रेकफास्ट से लंच के बीच वाली जो विंडो है 11 से 12 बजे, जब आपको लगता है मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खा जाए, पहले कोशिश कीजिए पानी पिए, 1 से 2 ग्लास पानी पिए।
तीसरा जो विंडो है 4 से 6 का, तब आप 2 से 3 ग्लास पानी पी सकते हैं। और शाम को खाना जो आपका डिनर है उससे 1 घंटा पहले एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पी सकते हैं। नॉर्मली 8 से 9 या 8 से 10 ग्लास पानी एक नॉर्मल आदमी की जरूरत है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने एक्टिव हैं, आप किस क्लाइमेट में हैं, क्या आप कुछ कार्डियो कर रहे हैं, क्या आप स्वेटिंग कर रहे हैं। तो दिस कैन इवन गो अप टू 12 और 14 ग्लास, बट 8 से 10 ग्लास मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा। बजाय इसके कि कितना पानी पिए, ये बहुत जरूरी है, कब पानी पिए और कब ना पिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस वक्त, और जो खाने के आगे पीछे का बता रहे हैं विनीत, वो तो काफी है। हमने उसको आयुर्वेद से लेकर तमाम मॉडर्न साइंटिस्ट या डॉक्टर से भी सुना है कि किस तरीके से पानी को ठीक खाने के बाद पीने से थोड़ा सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ की जा सकती है। अब देखिए, बातें हमने बहुत सारी कर ली, क्या आपकी थाली में होना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, खाने का सही एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो है जो अब आप सुन लीजिए कि ये सब बातें तो होती रहती हैं, हम 50 बार करते हैं, कई शोज़ करते हैं, आप हर जगह पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन जो नहीं होता है कि हम उन्हें फॉलो नहीं करते। इंपॉर्टेंट है टू फॉलो दैट। तो अब ये ध्यान में रखिए कि जो सुन लिया, आपने समझा, नोट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे फॉलो करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये सारी बातें बेकार हैं। वही प्रॉब्लम होगी कि आप फिर थोड़े 2-4 दिन करेंगे, बाहर का खाएंगे, मिक्स कर देंगे और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो प्लीज़ ये बातें आप जानते हैं, दोबारा सुना दी हमने आपको, लेकिन इन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए और देखेंगे कि आप क्रांतिकारी रिजल्ट अपने जीवन में आता हुआ महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये बातें शेयर करने के लिए। नमस्कार।